गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं जिम्नोस्पर्म की उत्पत्ति, यानी जिम्नोस्पर्म की उत्पत्ति किससे हुई, कौन सी संरचना इसको इसके पूर्वज से समानता दी और कौन सी संरचना इसको आने वाले पादपों से इसकी समानता दर्शाती है। यानी किस तरह के कौन से लक्षण हैं जिसको टेरिडोफाइट से या एंजियोस्पर्म से इसके मिलते हैं, ये इसकी उत्पत्ति की बात है। तो जब हम जिम्नोस्पर्म की उत्पत्ति की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइट और एंजियोस्पर्म के बीच की स्थिति है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ लक्षण टेरिडोफाइट के होंगे और कुछ लक्षण एंजियोस्पर्म के होंगे। तो ये जिम्नोस्पर्म का एक विकास का क्रम था कि जिम्नोस्पर्म में कैसे विकास हुआ, कैसे उत्पत्ति हुई, किस चीज़, कौन सी चीज़ थी जो टेरिडोफाइट से मिली इसको और कौन सी चीज़ थी जो एंजियोस्पर्म के समान थी। तो ये समानता और असमानता की जब हम बात कर रहे हैं वह इसके विकास या जिम्नोस्पर्म की उत्पत्ति पढ़ेंगे हम। किस तरह से जिम्नोस्पर्म की उत्पत्ति हुई या इवोल्यूशन हुआ, इसका आगे विकास हुआ, ये जिम्नोस्पर्म के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। ये आपका बीएससी सेकेंड ईयर का यूनिट सेकेंड का दूसरा टॉपिक है। ये बीएससी सेकेंड ईयर पेपर फर्स्ट जिम्नोस्पर्म और उसका यूनिट सेकेंड का दूसरा टॉपिक है। चलिए हम बात करते हैं इसके बारे में कि इसके जो अलग अलग पार्ट होते हैं, हम इसकी जो संरचना पढ़ेंगे, अलग अलग पार्ट, जड़, तना, पत्ती, इस तरह से जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो उन्हीं में हम बताएंगे कि कौन सी संरचना टेरिडोफाइट के समान है और कौन सी संरचना इसकी एंजियोस्पर्म के समान है। इन संरचनाओं को कंपेयर करते हुए यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले तने की बात करते हैं। जिम्नोस्पर्म का तना शाखित और अशाखित दोनों प्रकार का था। जिम्नोस्पर्म का तना शाखित और अशाखित दोनों प्रकार का था, यानी जिम्नोस्पर्म के तने में दोनों प्रकार की वृद्धियाँ उपस्थित थी। अशाखित का पाया जाना यानी इसको पूर्वज से मिलाता है, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, इनसे मिलाता है। लेकिन शाखित का पाया जाना ये इसकी एंजियोस्पर्म से समानता दर्शाता है कि यह एंजियोस्पर्म से समान होता है। ये इसकी एंजियोस्पर्म से समानता दर्शाता है। हमने अभी पिछली बार की जो यूनिट इसका पहला टॉपिक था, जब हमने कैरेक्टर जनरल कर, तो हमने इसमें बताया था कि इसमें फ्लोएम में सहकोशिकाएं नहीं पाई जाती इसके तने में। तो सहकोशिकाएं नहीं पाई जाती, लेकिन फ्लोएम की बाकी संरचनाएं पाई जाती है, यानी चालनी नलिकाएं पाई जाती हैं। फ्लोएम फाइबर पाए जाते हैं, फ्लोएम पेरेन्काइम में पाई जाती है, जाइलम पाया जाता है। तो ये जो संरचना थी ये इसको एंजियोस्पर्म से समानता दर्शाती थी और सहकोशिकाओं का नहीं पाया जा रहा, टेरिडोस से इसको दर्शाता था। यानी आंतरिक संरचना की जब भी बात कर रहे हैं तो जाइलम फ्लोएम का डेवलपमेंट एंजियोस्पर्म की ओर ले जाता है और उसमें कुछ कोशिकाओं का नहीं पाए जाना इसको टेरिडोफाइट की तरफ ले जाता है। तो अब हम इसकी पत्तियों की बात करते हैं। जिम्नोस्पर्म में सामान्य पत्तियां पाई जाती, शल की पत्तियां पाई जाती है। तो शल की पत्तियों का पाए जाना लगभग टेरिडोफाइट के समान है और लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु पर्णों का पाया जाना इसको टेरिडोफाइट से समानता दर्शाता है। क्योंकि टेरिडोफाइट जब हम पढ़ते हैं तो हमने टेरिडोफाइट में भी शंकुओं के बारे में पढ़ा है, कैसे टेरिडोफाइट में भी शंकुओं का निर्माण होता है। शंकुओं की उपस्थिति टेरिडोफाइट के समान होती है। तो ये एक समानता थी जो शंकुओं के समान, लेकिन सामान्य पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होना और शल की पत्तियों का हट जाना और ये सब जो क्रिया थी, जो पत्तियों की आंतरिक संरचना थी, पत्तियों के अंदर जो वेस्कुलर बंडल वगैरह पाए जाते थे, जो इनकी बात करें तो वह इसकी एंजियोस्पर्म के समान थी। हमने आपको पहले के टॉपिक में भी बताया है कि नीटम की जो संरचना थी वो द्विबीजपत्री के समान थी। द्विबीजपत्री मतलब एक एंजियोस्पर्म के समान थी, इसकी आंतरिक संरचना एंजियोस्पर्म के समान थी। बाकी जो इसकी वेस्कुलर बंडल की अगर हम संरचना, जब हम इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं ना, तो हम ये सपोज करके चलते हैं कि इसकी मोस्टली संरचना एंजियोस्पर्म के समान है। लेकिन जब इसके कोन की हम बात करते हैं, कोन के अंदर लघु बीजाणु पर्णों का पाया जाना, गुरु बीजाणु पर्णों का पाया जाना,
तो ये शो कर रहा है कि ये टेरिडोफाइट के समान है। तो इस तरह से इन दोनों के बीच के सभी लक्षण, कुछ लक्षण इसमें आए और कुछ लक्षण इसमें लुप्त हो गए, कुछ नए लक्षण इसमें उत्पन्न हुए। इस तरह से इसमें लक्षणों का क्रम लगातार चलता रहा और इसी क्रम में इसकी उत्पत्ति लगातार चलती रही। शंकु की अगर हम बात करते हैं कि इसके शंकु हम बोल रहे हैं बार बार टेरिडोफाइट के समान है। कोन की उपस्थिति मेल कोन, फीमेल कोन टेरिडोफाइट के समान है। कुछ जातियों में हमने कहा साइकस में फीमेल कोन नहीं था, इफिड्रा में भी नहीं था, कई जगह पर हमने कहा कोन नहीं था, यानी कोन उपस्थित होना ये टेरिडोफाइट से था, कोन नहीं होना ये एंजियोस्पर्म को शो कर रहा था। कोन की जगह पर, फीमेल कोन की जगह पर बीजांड की उपस्थिति होना ये एंजियोस्पर्म से शो कर रहा था। तो इसमें कोन की उपस्थिति और इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें कि किस तरह से बीजाणुधानियां बनती, किस तरह से उनके अंदर मात्र कोशिका होती है और किस तरह से उनसे बीजाणु बनते हैं, कोन तक की बनने की प्रोसेस वो टेरिडोफाइट थी। लेकिन मात्र कोशिका, चाहे वो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका हो, लघु बीजाणु मात्र कोशिका हो, उनमें अर्धसूत्री विभाजन से बीजाणुओं का निर्माण होना ये टेरिडोफाइट की जगह एंजियोस्पर्म को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो ये क्रम था जो जिम्नोस्पर्म में बढ़ा। तो इसी क्रम में जिम्नोस्पर्म की बीजांड की बात हम करते हैं। देखिए हमने पहले भी कई बार कहा है कि जिम्नोस्पर्म बीजीय पादप यानी बीज होता है इसमें, लेकिन बीज के ऊपर ऐसे आवरण नहीं होते हैं जो इसको फल बना सके। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके ऊपर एक या दो लेयर भी नहीं होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। बीज के चारों तरफ थोड़े बहुत तो आवरण होते ही हैं। किसी में 2 परत होती है, किसी में सहपत्र पाए जाते हैं। तो ये जो आवरण का पाया जाना, 1 आवरण, 2 आवरण या 3 आवरण का पाया जाना, ये इसको एंजियोस्पर्म की तरफ धकेल रहा था। ये शो कर रहा था कि ये डेवलपमेंट कर रहा है, यानी नया कुछ डेवलपमेंट होने की तैयारी पर है, नया कुछ होने की तैयारी पर है। बीज बन चुके हैं, फल बनने की तैयारी है। तो ये शो कर रहा था कि इसका जो डेवलपमेंट है, बीज बनना टेरिडोफाइट के से थोड़ा डेवलपमेंट था, लेकिन बीज के ऊपर आवरण बनना ये शो कर रहा था कि यह एंजियोस्पर्म से समानता दर्शाने जा रहा है। जिम्नोस्पर्म के युग्मोद्भिद का बनना। देखिए जब हम टेरिडोफाइट की बात करी थी तो टेरिडोफाइट में भी युग्मोद्भिद का निर्माण हुआ था। टेरिडोफाइट में ही युग्मोद्भिद का निर्माण हो गया था। तो जिम्नोस्पर्म में युग्मोद्भिद का बनना यानी टेरिडोफाइट के समान था। और उन्हीं युग्मोद्भिद के अंदर मेल और फीमेल ऑर्गन का बनना ये भी टेरिडोफाइट के समान ही था। किंतु जब लघु बीजाणु का बनना, अर्धसूत्री विभाजन होना, नर युग्मकों का बनना, ये सब जो प्रोसेस आगे जो चली थी, ये इसकी एंजियोस्पर्म से समानता दर्शा रही थी। साइकस में गतिशील नर युग्मक बना, जबकि अन्य में अगतिशील बनता है। तो ये जो युग्मकों में विभिन्नता आ रही थी, ये एंजियोस्पर्म को दर्शा रही थी। जो लघु बीजाणु बना था, लघु बीजाणु से जब डेवलपमेंट हुआ था तभी नर युग्मोद्भिद बनता है। तो वो नर युग्मोद्भिद तो बन गया था। उस नर युग्मोद्भिद के बीच में एक कोशिका का निर्माण हुआ था, प्रोथियल कोशिका। प्रोथियल कोशिका यानी एंजियोस्पर्म के समान था। तो नर युग्मक का बनना और बीज अर्धसूत्र विभाजन होना ये एंजियोस्पर्म का समान, लेकिन नर युग्मोद्भिद का बनना इसमें टेरिडोफाइट के समान था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जिम्नोस्पर्म में आधा टेरिडोफाइट के सिम्टम थे, आधा एंजियोस्पर्म के सिम्टम थे।
अगर इसी तरह से इसी क्रम में हम मादा युग्मोद्भिद की बात करें तो मादा युग्मोद्भिद का बनना भी टेरिडोफाइट से ही प्रारंभ हो गया था। तो प्रारंभिक अवस्था में क्या होता था कि जो मादा युग्मोद्भिद बनता था तो उसमें जो केंद्रक रहता था वो लगातार विभाजन करके बहुत सारे केंद्रक बनाता था, केंद्रक बढ़ जाते थे। धीरे धीरे केंद्रकों की संख्या फिर अपने आप ही कम होते चले गए। वर्तमान मादा युग्मोद्भिद स्त्रीधानी का भी विकास हो गया, देखा गया है हमने। तो प्राचीन जिम्नोस्पर्म में हमने देखा वेंटर केनाल कोशिका और अंड कोशिका स्पष्ट रूप से विभाजित थी, किंतु आधुनिक जिम्नोस्पर्म में ये स्पष्ट रूप से विभाजित नहीं थे, कुछ में सीधे अंड कोशिका में थी। देखिए जब हमने टेरिडोफाइट पढ़ा था तब हम उसमें पढ़ते थे वेंटर कोशिका, वेंटर नाल कोशिका, आप सभी ने पढ़ी होगी। तो ये डेवलपमेंट का एक तरीका था। वेंटर, पहले हमने वेंटर कोशिका पढ़ी, फिर वेंटर नाल कोशिका पढ़ी, ग्रीवा नाल कोशिका पढ़ी। तो इस तरह से जो एक स्त्रीधानी का डेवलपमेंट हुआ लगातार, जो टेरिडोफाइट की स्त्रीधानी की कोशिकाएं थी उसमें थी ग्रीवा कोशिकाएं थी, फिर वेंटर कोशिका थी और अंड थी। फिर इसके बाद जब जिम्नोस्पर्म की बात है वेंटर नाल कोशिका भी बनने लगी, अंडदा को ग्रीवा नाल कोशिका भी बनने लग गई। तो ये जो डेवलपमेंट एक्स्ट्रा कोशिकाएं जो बनने लग गई यह इसको आगे डेवलपमेंट की तरफ ले जा रही थी। कुछ इसमें लुप्त होती चली गई और अंत में धीरे धीरे जब बात करें तो इसका बीज डेवलप होने लग गया और डायरेक्ट अंड कोशिका का निर्माण इसमें होने लग गया था, यानी सीधे ही अंड कोशिका का इसमें निर्माण होने लग गया था। तो जब हम अंड कोशिका के निर्माण की बात करते हैं तो अंड कोशिका का निर्माण होने लग गया, इसका मतलब है शुरू के जिम्नोस्पर्म की जब बात हुई तो उसमें वेंटर कोशिका, वेंटर नाल कोशिका, ग्रीवा कोशिका ये सब बनी है। लेकिन जब हम वर्तमान एंजियोस्पर्म की बात करते हैं तो उनमें ये सब नहीं होता है। इसका मतलब है कि धीरे धीरे ये सब लुप्त होते जाएंगे। शुरू के जिम्नोस्पर्म में बने और फिर बाद में धीरे धीरे कुछ जगह पर ये लुप्त होते चले गए, इनका अभाव होता चला गया। ग्रीवा के नाल इनका अभाव होता चला गया। तो इनका अभाव होने का मतलब है कि ये धीरे धीरे ख़त्म होते चले गए और धीरे धीरे सिंपल हमारा अंड बनने लग गया। तो जो ये पहले की संरचनाओं का बनना ये टेरिडोफाइट से था और अंड का बनना और धीरे धीरे बीजांड का डेवलपमेंट होना ये हमारा उसकी तरफ शो कर रहा था कि किस तरह से ये पूरी संरचना इसमें बनती है। तो देखिए हमने पूरे इसमें ये पढ़ा कि कैसे इस पूरी संरचना का डेवलपमेंट हुआ है, किस तरह से ये हमारी पूरी संरचना बनी है, किस तरह से टेरिडोफाइट से छोटे छोटे लक्षण आए और धीरे धीरे वो लक्षण लुप्त भी हुए और कुछ बड़े भी सही, कुछ लक्षण इसमें दबते चले गए और कुछ लक्षण इसको धीरे धीरे जिम्नोस्पर्म के जो लक्षण कुछ लक्षण थे वो एंजियोस्पर्म से मिले। तो ये बताया गया है कि कैसे एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के बीच में इसके कैरेक्टर इसमें आते चले गए या लुप्त होते चले गए। तो इस तरह से यह जिम्नोस्पर्म का विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ और इस डेवलपमेंट प्रक्रिया में कई अच्छी चीज़ें हुई और कई चीज़ें ख़त्म भी हुई है। तो ये डेवलपमेंट प्रक्रिया चलती रहती है। चलिए आज का ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। हम कंटिन्यूसली आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, सेकेंड ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारी वीडियो बना रहे हैं, तो आप इन्हें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।